वेलकम टू माय चैनल जेटट क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005। इसका जो इससे पहले जो क्लास लिए थे उसमें भी एनसीएफ ही पढ़ाए थे, उसमें कुछ बचा हुआ था, तो आज उसको क्लियर करेंगे और फिर अगर बच जाएगा तो उसको हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एनसीएफ आया कहाँ से। ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, वहाँ से लिया गया है। डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में इसको पूरा कराया गया। लेकिन ये जो निर्माण किया गया, निर्माण का जो कार्य था, ये किसने संभाला? एनसीईआरटी ने संभाला। तो एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ को तैयार किया गया। ये ध्यान रखना है कि एनसीएफ को किसने तैयार किया? तो एनसीईआरटी ने तैयार किया। इसमें क्या कहा गया है? उस दिन कुछ पॉइंट बताए थे, सिद्धांत बताए थे, उसका सूत्र बताए थे। एजुकेशन विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के शिक्षा। तो पहला पॉइंट जो है, एनसीएफ का लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात बच्चों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। क्लास में बच्चे को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर दें, उसको बोलने का अवसर दें, उसको प्रश्न पूछने का अवसर दें और बच्चे को अपने अनुभव ये अवसर दें ताकि वो अपना अनुभव उस शेयर कर सके, अपने अनुभव से वो ज्ञान सीख सके। यही कह रहा है इसमें कि बच्चे स्वयं को, मतलब बच्चे को मौका ज़्यादा से ज़्यादा दें। ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो, ऐसा नहीं, बल्कि बच्चे जो चाह रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न आप एक्सेप्ट करें और उसका उत्तर दें। तो यही कह रहा है कि आत्मज्ञान से और अनुभवों का अवसर उसमें ज़्यादा दें। तीसरा पॉइंट है, बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करके सीखे। जितना भी बच्चे हैं, आप किसी बच्चे को नहीं कह सकते हैं कि तुम नहीं जानता है, तुम ये काम नहीं कर पाएगा। ये आपके मन में ये अगर है तो उसको निकाल दें। जितना भी बच्चे हैं सभी क्या है? एक्टिव है, सभी सक्रिय है, सब में काम करने की क्षमता है, सब में सीखने की क्षमता है। तो बच्चे को जो चीज़ें, जैसे खिलौना रहता है तो उस तोड़ रहा है, गार्जियन जो रहता है, माँ बाप जो रहता है कि खिलौना मत तोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहें, बच्चे को तोड़ने दें, हो सकता है फिर उसको जोड़ देगा और वो ठीक हो जाएगा। तो गलतियां करके सीखने का अवसर दें बच्चे को। अगला है, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। आस पड़ोस एवं परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। तो समाज में रहते हैं बच्चे, कहाँ पर रहते हैं? समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। वो बोलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए कि दाएं हाथ से खाना है कि बाएं हाथ से खाना है, ये सारी गतिविधि कहाँ से सीखते हैं? वो समाज से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, अपने मित्र से सीखते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। इसके लिए एक प्रयोग भी हुआ था। उसमें एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया था। 14-15 साल के बाद उस बच्चे को जब लाया गया तो बच्चे मनुष्य की तरह नहीं बोलकर वो जानवर की तरह बोलते थे। इससे पता चला कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वही पर यहाँ है, जो जितने भी चीज़ सीखते हैं वो बच्चे कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं, आस पड़ोस सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने मित्रों से सीखते हैं। अगला पॉइंट है, सीखने सिखाने में यांत्रिकता नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आज हम जिस विधि से क्लास ले रहे हैं इसी विधि से हम डेली क्लास लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि आप टॉपिक के अनुसार अपना गतिविधि को चेंज करें। शिक्षक को चाहिए कि वो अपना गतिविधि चेंज करें और बच्चे जब गतिविधि चेंज करेंगे, अलग अलग गतिविधि कराएंगे, तो बच्चे उसमें रुचि ज़्यादा लेंगे और फिर वो आसानी से सीख पाएंगे जो आप सिखा रहे हैं। एक ही गतिविधि रोज रोज नहीं करें। अगला पॉइंट है, सीखने का डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर यहाँ देखा जाता है कि तुम ये चीज़ याद करके आना, एक क्वेश्चन दे दिया, उसको बोल दिया ये याद करके आना या बना के लाना, नहीं तो पिटाई लगेगा। आप यहाँ पर क्या है, बच्चों में डर का माहौल बिल्कुल पैदा नहीं करें। क्लास में आप बच्चों के बीच डर का माहौल बिल्कुल पैदा नहीं करें। अगर बच्चे डरेंगे तो आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे और फिर यहाँ पर जो आप उनको मौका दे रहे हैं प्रश्न पूछने का, वो फिर नहीं हो पाएगा। और वो नहीं हो पाएगा तो आप कितनों कोशिश कर लें कि हम सिखा देंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा।
वही यहाँ पर कर रहा है कि अनुशासन बनाने के लिए भी उसको डांटा नहीं, बल्कि आप ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चे खुद ब खुद अनुशासित हो जाएं और बिला झिझक, बिना डर के आपसे प्रश्न पूछें। जो भी गतिविधि है उसमें सक्रिय रहें, इन्वॉल्व में रहें। और टीचर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में इन्वॉल्व में रहें, गतिविधि में इन्वॉल्व में रहें। अगला पॉइंट है, सभी बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। यहाँ पर देखिए, स्कूल में कई जाति के बच्चे पढ़ने आते हैं, कई धर्म के, उनका जो आर्थिक स्थिति होता है वो भी अलग अलग होते हैं, उनकी भाषा जो होती है वो भी अलग अलग होता है। तो वहाँ एक क्लास में अगर 10 बच्चा है या 20 बच्चा है तो हो सकता है उसमें 3-4 भाषा बोलते हैं। तो सभी के भाषा को सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि आप जो हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं तो एकदम हिंदी में ही सबको बोलवाना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि बच्चे जिस भाषा में आपको उत्तर दे रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करें, और मातृभाषा जो जिसका मातृभाषा है उसको एक्सेप्ट करें। उसमें भी आंसर दे रहा है तो आप उनके लिए पुरस्कृत करें, उसका हौसला बढ़ाएं, उसको प्रेरित करें। तो अलग अलग भाषा के लोग आते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ही बच्चे कोई हिंदी बोलते हैं तो कोई गांव का घर का भाषा बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे जब घर से आते हैं पढ़ने के लिए तो उसके पास घर का ही भाषा होता है, न कि आपका किताबी भाषा होता है, हिंदी और इंग्लिश होता है। तो उसकी भाषा को सम्मान दें, उसकी संस्कृति जो कल्चर है बच्चे का। अगर किसी बच्चे को ईद के बारे में अगर बता रहे हैं, आप क्लास में ईद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसी क्लास में दीपावली का भी चर्चा होना चाहिए, उसी क्लास में दुर्गा पूजा का भी चर्चा होना चाहिए, उसी क्लास में क्रिसमस का भी चर्चा होना चाहिए। मतलब जिस टाइप के बच्चे हैं उसके अनुसार और उनके अनुसार उनको सम्मान दें। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। गणित से क्या होता है, बच्चे चिंतन करते हैं, बच्चे की थिंकिंग पावर डेवलप होता है। किससे? गणित से। तर्क करते हैं। और गणित को क्या कहा जाता है? अमूर्त का विज्ञान कहा जाता है। अमूर्त का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो गणित को कहा जाता है अमूर्त का विज्ञान। अगला है, बहुभाषी कक्षा, मल्टीलिंगुअल क्लास, शिक्षण 3 भाषाओं, त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई है। एनसीएफ में त्रिभाषाओं पर जोर दिया गया है। ये त्रिभाषा क्या है? मल्टीलिंगुअल क्लास, बहुभाषी कक्षा, मतलब इससे पहले जो चर्चा की है कि आपके क्लास में अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसी के अनुसार एनसीएफ कह रहा है त्रिभाषा सूत्र। यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र में क्या है? मातृभाषा को प्राथमिकता दिया गया है, उसके बाद हिंदी को, उसके बाद इंग्लिश को। अगर कोई बच्चा उड़ीसा का है तो उसका मातृभाषा क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और दूसरा भाषा वो क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें मातृभाषा में किसी का उर्दू भी होगा तो फिर हिंदी हो जाएगा और फिर इंग्लिश हो जाएगा। और भी कई भाषा, क्षेत्रीय भाषा भी हो सकता है, जैसे संथाली हो गया, खोटा हो गया, ये सभी भाषा इसमें मातृभाषा में आ जाएगा। तो एनसीएफ का त्रिभाषा सूत्र क्या है? मातृभाषा, हिंदी और इंग्लिश। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल, बच्चे भाषा सीखते कैसे हैं वो है भाषा कौशल। सीखने का क्या मतलब तरीका है वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चा जब छोटा रहता है तो वो बोलते नहीं हैं, लेकिन वो सुनते हैं। कोई भी आवाज़ वो सुन लेते हैं। तो बच्चे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने के बाद वो क्या करते हैं? बोलने की कोशिश करते हैं। और जब बोलने लगता है तो उसको पढ़ाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, और उसके बाद लिखना सिखाया जाता है। इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आज का हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। एनसीएफ में और थोड़ा सा बचा हुआ है, हो सकता है अगले क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अगर है सीटेट के पेडागोजी में तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन करें। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो उसका हल जो है मैं अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।